माय नेम इज अदनान खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने क्रिया शारीर की क्रैश कोर्स स्टार्ट की है जो मंडे टू फ्राइडे 8 बजे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होती है। और आज इसका लेक्चर नंबर 14 है जिसके अंदर हम बात करने वाले हैं आहार पाक वर्णन की। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी आहार क्या होता है, आहार परिणाम कर भाव क्या होता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। लेकिन आज की वीडियो में हम कंप्लीट डाइजेशन की बात करेंगे आयुर्वेद के अनुसार, जिसको हम बोलते हैं आहार पाक वर्णन। तो इसमें पहला वर्ड है आहार पाक। क्या मतलब होता है इस आहार पाक का? तो सिंपल सा मतलब होता है इसका आहार का पाचन, मतलब डाइजेशन ऑफ फूड। तो पहले मैं तुम्हें थोड़ा सा इसके अंदर मॉडर्न का कंसेप्ट बताता हूँ। जैसे मान लो हमने कोई प्रोटीन खाया। तुम सभी को पता है प्रोटीन मिलकर किससे बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है। तो मान लो हमने कोई सोया पनीर खाया जिसके अंदर प्रोटीन था। तो स्टमक में पहले क्या होता है, इसका डाइजेशन होता है और डाइपेप्टॉन्स ट्राइपेप्टॉन्स बनते हैं। ये डाइपेप्टॉन्स है, ट्राइपेप्टॉन्स है, जिसके अंदर 2 अमाइनो एसिड होते हैं और इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होती है। मतलब फाइनली डाइजेस्ट इसका नहीं होता। फिर इसी का ही डाइजेशन आगे चलकर कहाँ होता है? इंटेस्टाइन में होता है, जिसमें से ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये बॉन्ड ब्रेक होता है और ये अलग अलग अमाइनो एसिड मिलकर बन जाते हैं। और फिर जिससे हमें एनर्जी मिलती है। तो डाइजेशन दो टाइप का होता है। एक तो होता है थोड़ा सा बड़ा डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं स्थूल पाक। और फिर होता है माइन्यूट डाइजेशन जिसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पाक। मॉडर्न में भी यही बताया गया है, आयुर्वेद में भी यही बताया गया है, बस नाम अलग है। जैसे अगर हम बात करते हैं आहार पाक की, तो आहार पाक के अंदर दो अवस्थाएं आती हैं। पहली आती है इसके अंदर अवस्था पाक, दूसरी आती है इसके अंदर निष्ठा पाक। जो अवस्था पाक होती है ये होती है स्थूल पाक, और जो निष्ठा पाक होती है इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पाक। बात समझ आ रही है? अब जो स्थूल पाक होती है इसके अंदर 3 विभाग बनते हैं। हम कोई सा भी रस का खाना खाएं, आयुर्वेद के अनुसार 6 प्रकार के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तित, कषाय। हम इन 6 में से किसी भी प्रकार का रस का खाना खाएं, लेकिन इससे जो लास्ट में इसका परिवर्तन होगा हमारी बॉडी में जाने के बाद जो डाइजेशन होगा, तो 3 प्रकार के ही रस बचते हैं। कौन कौन से बचते हैं? मधुर रस बचता है, अम्ल और कटु, जिसको हम बोलते हैं मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक और कटु अवस्था पाक। अभी थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा होगा तुम्हें समझना, लेकिन लेक्चर देखते रहो तो मैं आगे चलकर और इजीली क्लियर होता चला जाएगा सब कुछ। तो हम 6 रस में से कोई से भी रस खाएं। मान लो हमने खाया लवण रस, तो लवण रस में से इन तीनों में से कोई एक इसका अवस्था पाक में इसका लास्ट में रस बचेगा। ठीक है। अब जो निस्सा पाक होती है इसको हम बोलते हैं सूक्ष्म पाक। इसमें क्या होता है, भूत अग्नि अपना कार्य करती है और धातु अग्नि अपना कार्य करती है और धातुओं का निर्माण करती है। बात समझ आ रही है? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर अवस्था पाक। अवस्था पाक में क्या लिखा है? खाए हुए आहार को प्राण वायु अमाशय तक ले जाती है। हमने पढ़ा था वात निरूपण में, जो प्राण वायु होती है जब हम खाना खाते हैं ये अन्न को ग्रहण करती है, मतलब अन्न को अमाशय तक लेकर जाती है। ठीक है। फिर अमाशय में स्थित द्रव्य क्लेदक कफ उसका संघात होता है। मतलब जो अमाशय में द्रव्य होते हैं और क्लेदक कफ क्या करता है, उसको आपस में मिलाने का कार्य करता है। ठीक है। अब उसके बाद समान वायु उदर में स्थित जठर अग्नि प्रबल होकर उसको डाइजेस्ट करती है। मतलब हमने जो खाना खाया, अभी अवस्था पाक की बात यहाँ पर नहीं चल रही है, अभी सिंपली तुम्हें ये बता रहा है। जैसे कोई एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल में तुमने खाना खाया, खाना खाने के बाद तुम्हारे स्टमक में गया, और स्टमक में जाने के बाद जो वहां पर द्रव्य मतलब एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होंगे, उससे म्यूकस मिलेगा, मतलब क्लेदक कफ मिलेगा, और उनका आपस में मिक्सचर तैयार होगा। और मिक्सचर तैयार होने के बाद में उसके अंदर जो जठर अग्नि है, एंजाइम्स एक्ट करेंगे। मतलब आयुर्वेद के अनुसार जो जठर अग्नि है वो एक्ट करेगी और खाने का पाचन स्टार्ट कर देगी। बात समझ आई? अब जब वो खाने का पाचन स्टार्ट कर देगी तो 3 अवस्थाएं बस बनती है: मधुर, अम्ल और कटु। ठीक है। पहले तुम्हें मैं बता देता हूँ ये कहाँ कहाँ बनती हैं, तो जरा ध्यान से समझना। जब हमने खाना कोई खाया, तो जब हम खाना खाते हैं, मान लो मधुर और लवण रस का हमने खाना खाया, तो जो मधुर और लवण का विपाक होता है ना, ये मधुर होता है। मैंने तुम्हें बताया 6 टाइप के रस होते हैं: मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तित, कषाय, है ना? तो लेकिन जो मधुर और लवण का विपाक होता है ये मधुर ही होता है, ध्यान रखना। अगर हम कोई नमकीन चीज खाएंगे, हमारे पेट के अंदर जाने के बाद जो उसका विपाक बनेगा, अंतिम रस बनेगा, वो मधुर हो जाएगा। ठीक है। इसका कार्य क्षेत्र कहाँ है? मुंह से अमाशय के उर्ध्वभाग में। मतलब जो मधुर विपाक बनता है हमारे मुंह से लेकर अमाशय के अग्रभाग में, मतलब यहाँ तक जो पोर्शन बनेगा वो क्या होगा, हमारा मधुर विपाक का होगा। ठीक है। अब इसके बाद देखो अम्ल, अम्ल विपाक।
जो बनेगा अम्ल का अम्लीय होता है। अगर हम कोई अम्ल खाना खा रहे हैं तो इसका विपाक अम्लीय होगा और ये अमाशय से घृणी तक बनता है। मतलब जो अमाशय का नीचे वाला पार्ट है, अधः भाग, और इससे लेकर घृणी तक, मतलब ये जो डीडिनम वाला पार्ट आ रहा है, दिस वन, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके पीछे वाला पार्ट जो है डीडिनम का, ये है। इसके अंदर कौन सा विपाक बनता है? अम्ल विपाक बनता है। अब इसके आगे चलते हैं हम, कटु तिक्त कषाय। अगर हम कटु तिक्त कषाय रस खाते हैं तो इसका जो अंतिम विपाक बनता है वो कटु ही बनता है। और इसका जो कार्य क्षेत्र है कहाँ पर है? पक्वाशय, मतलब दिस वन, स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझ आ रही है? तो यहाँ पर विपाक तीन होते हैं, कौन कौन से? मधुर, अम्ल और कटु। तीन टाइप के विपाक होते हैं। अगर हम मधुर लवण रस वाली कोई चीज खाते हैं तो इसका विपाक मधुर बनता है, और वो कहाँ बन जाता है? मुंह से लेकर स्टमक के आगे वाले पार्ट में। ठीक है। और अगर हम खाते हैं अम्ल रस तो अम्ल का अम्ल विपाक ये होता है जो नीचे स्टमक के नीचे वाले पार्ट से लेकर डिडिनम तक बनता है। और अगर हम कटुतित कषाय रस वाली चीज खाते हैं तो उसका विपाक बनता है कटु, और ये कहाँ होता है? हमारा पक्वाशय तक होता है। बात समझ आ रही है? चलो ठीक है। अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं मधुर विपाक के बारे में जानना। चलो, तो इसके अंदर जो मधुर विपाक है, मधुर अवस्था पाक है, हमें इन तीनों के श्लोक की लर्न करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ठीक है। मैं वन बाय वन तुम्हें श्लोक रीड करके बताता हूँ। तो अगर मैं पहले श्लोक की बात करता हूँ, इसके अंदर पहला श्लोक है, अनरस्य भुक्त मात्रस्य षड्रस्य प्रपाक्तः मधुर अध्यात कफो भवात फैन भूत उदीर्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसे मार्क कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। अगर अवस्था पाक के ऊपर क्वेश्चन आता है तो तुम्हें ये श्लोक लिखना ही पड़ेगा, नहीं तो तुम्हें मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस श्लोक के अकॉर्डिंग ये क्या बोल रहा है? अमाशय में 6 रसों से युक्त आहार का पाचन होकर, मतलब जो हमारा स्टमक है, हमारे स्टमक के अंदर जो 6 रस वाला हमने खाना खाया है, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तित, कषाय, इसके अंदर जो पहला रस बनेगा, विपाक का जो पहला रस बनेगा, वो मधुर बनेगा, मधुर रस की उत्पत्ति होगी। और इसी परिवर्तित रस की उत्पत्ति होने की वजह से कफ बढ़ जाएगा। यहाँ लिखा है ना, कफो भवाद फैनभूत उदीर्यते, ये रहा, कफो भवाद फैनभूत उदीर्यते। इसका मतलब क्या है कि जो कफ, सॉरी, जो मधुर अवस्था पाक बनी है उसके अंदर मधुर रस के कारण कफ की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ आ रही है? अब अगला आता है अम्ल अवस्था पाक। अम्ल कहाँ बनता है? स्टमक के नीचे वाले पोर्शन से लेकर ड्यूडिनम तक। ठीक है। इसके लिए तुम्हें ये श्लोक याद करना है। ये श्लोक क्या कहता है? परम तु पच्य मानस्य विदग्ध अम्ल भावतः आश्चर्य मानस्य पित्तमच मुदीर्यते। इसका मतलब क्या है? सॉरी, घर में खाना बन रहा है तो तुम्हें सीटी की आवाज आ रही होगी, मैं माफी चाहता हूँ इसके लिए, लेकिन तुम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेना। अब आगे लिखा है, जो खाना पच गया वह पचित आहार आमाशय से आगे की ओर बढ़ता हुआ पक्वाशय को प्राप्त होता है। मतलब आमाशय से मतलब ड्यूडेनम की तरफ जा रहा है, जहां पर वो अम्ल रस में बदल जाता है। मतलब जो अब इसका विपाक बना था मधुर, वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अम्ल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और इस अम्ल में कन्वर्ट होने की वजह से अब पित्त की वृद्धि हो जाएगी। बात समझ आ रही है? जब हमने तुम्हें पहले पढ़ाया था तो ये बताया था, जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद ही एकदम से कफ बढ़ता है, फिर पित्त बढ़ता है और लास्ट में वात बढ़ता है। तो उसका रीजन तुम्हें यहाँ एक्यूरेट मिल जाएगा। कफ क्यों बढ़ता है? कफ इसलिए बढ़ता है क्योंकि पहला मधुर अवस्था पाक बनती है, उसके बाद पित्त क्यों बढ़ता है? पित्त इसलिए बढ़ता है क्योंकि अम्ल अवस्था पाक होती है उस टाइम पर। ठीक है। और फिर लास्ट में वात बढ़ता है, और वात क्यों बढ़ता है? क्योंकि उस टाइम पर जो हमारी अवस्था पाक होती है वो कट हो जाती है। इसे काट कर सही कर लेना, यहाँ कफ लिखा है, इसकी जगह पर आएगा कटु अवस्था पाक। तो कटु अवस्था पाक के लिए तुम्हें यह श्लोक लर्न करना है। ये श्लोक क्या कहता है? पक्वाश्यम तु प्राप्तस्य श्लेष्मानस्य वहिना परिपिंडतः पक्वस्य वायुः स्यात् कटु भवातः। इसका मतलब क्या है? अब खाना आगे पक्वाशय में पहुंचता है, जहां पर अग्नि द्वारा इसका शोषित होता है और यह पिंड रूप में परिवर्तित हो जाता है। और वह कटुरस प्रवर्तित जो हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पर वात की वृद्धि हो जाती है। तो तीन अवस्थाएं तुम्हें समझ आई। पहली अवस्था है इसके अंदर मधुर अवस्था पाक, दूसरी अम्ल, तीसरी कटु। तीनों के तुम्हें श्लोक लर्न करने हैं। और बाकी कौन से रस का विपाक कौन सा होता है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी आते हैं, वो भी हमें लर्न करने हैं। पर तुम्हें इतना तो लर्न करना ही है कि कौन से रस का विपाक कौन सा होता है। जैसे मधुर और लवण का विपाक कौन सा होता है? मधुर ही होता है। ठीक है। इस तरीके से तुम्हें इसके विपाक भी लर्न करने हैं।
अब आगे चलते हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो पीपली होती है, पीपली, शुंठी आदि जो द्रव्य होते हैं ये कटु होते हैं, मतलब खाने में कैसे होते हैं, मिर्चों वाले होते हैं। अगर ये मिर्चों वाले हैं तो इनका विपाक भी कैसा होना चाहिए था, देखो पीछे देखो, जो कटु रस होता है हमारा, ये कटु रस, इसका विपाक भी कैसा है, कटु है। लेकिन होता क्या है इसके अंदर, पीपली शुंठी जैसे द्रव्यों में इनका द्रव्य तो कटु है, लेकिन इसका जो विपाक होता है ये मधुर होता है। मान लो किसी मनुष्य को हमें एक मेडिसिन देनी है ऐसी जिसका विपाक आगे चलकर कटु हो, लेकिन अगर हमने उसको पीपली या शुंठी दे दी, उसका विपाक क्या हो जाएगा, मधुर हो जाएगा। मान लो किसी पेशेंट के अंदर कफ की वृद्धि हो गई, तो कफ की वृद्धि होने के बाद हम क्या करेंगे, उसको ऐसा आहार देंगे जिससे वात बढ़ जाए, तो क्या होगा, कफ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा कम हो जाएगा। ठीक है, तो वात देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कटु आहार विहार देना पड़ेगा। तो लेकिन अगर उसको हम पीपली और शुंठी देंगे तो उससे क्या होगा, मधुर उसका क्या होगा, विपाक होगा, और उससे कफ और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो उसकी हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें यहाँ पर एक्सेप्शन भी याद होने चाहिए। अगला आता है, कुलथ कषाय रस होने के बाद भी उसका जो विपाक होता है अम्ल होता है। तेल जो होता है मधुर होता है खाने में, लेकिन उसका जो विपाक होता है वो कटु होता है। तो ये कुछ दो तीन एक्सेप्शन तुम लर्न कर लेना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब इनके कार्य देखते हैं हम, मधुर विपाक के, अम्ल विपाक के और कटु विपाक के। सिंपल से कार्य है। पहला आता है मधुर विपाक। तो ये क्या करता है, मल और मूत्र को साफ करने का काम करता है। जैसे हमने जो पुरीश होती है हमारी, मतलब स्टूल, और जो हमारा मूत्र होता है, इसको एक तरीके से अलग करने का काम करता है। अगला, कफ एवं शुक्र की पुष्टि करता है। जो कफ होता है हमारी बॉडी के अंदर और जो शुक्र होता है हमारा स्पर्म, इसकी पुष्टि करता है। अगला ये कैसा होता है, गुरु होता है नेचर में। अब आता है अगला अम्ल विपाक। अम्ल विपाक क्या करता है, मल मूत्र को साफ करने का कार्य करता है, जैसे जो मधुर विपाक कर रहा था। पित्त को बढ़ाने का कार्य करता है, ये पित्त को बढ़ाता है, और लघु होता है, लाइट वेट का होता है। अगला कटु विपाक। कटु विपाक क्या करता है, मल मूत्र को बांधने का काम करता है। मतलब अगर मल मूत्र हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में, उसको अलग नहीं करेगा कटु विपाक। ठीक है, और वात प्रकोप शुक्र नाशक होता है, वात को बढ़ा देगा और शुक्र को कम कर देगा। अगला लघु होता है, मतलब लाइट होता है। ठीक है, अब देखो ये चैप्टर तो यहाँ फिनिश हो जाता है हमारा, अवस्था पाक निष्ठा पाक का। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक रह जाता है जो तुम रचना शारीर में पढ़ते हो, या फिर क्रिया शारीर में पढ़ते हो, या फिर अष्टांग हृदय में भी पढ़ते हो। ठीक है ना, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर इसका जो है एक समरी बता देता हूँ। हमारा जो अगला चैप्टर का नाम है वो है दोषों का जठर अग्नि एवं कोष्ठ पर प्रभाव। अब जो जठर अग्नि है और कोष्ठ, यहाँ पर दो टर्म आ रही है, जठर अग्नि और कोष्ठ। हमें सिर्फ ये जानना है कि वात पित्त कफ के कारण जठर अग्नि कैसी होगी, कोष्ठ कैसी होगी, तुम्हें पता ही होगा। अगर हम बात करते हैं पहले जठर अग्नि की, तो जठर अग्नि चार प्रकार की होती है वात पित्त कफ के आधार पर, मतलब शक्ति बल के आधार पर। तो वात, वात के कारण कैसी अग्नि होती है, विषम अग्नि होती है। ठीक है, पित्त के कारण तीक्ष्ण अग्नि होती है, कफ के कारण मंद अग्नि होती है, और इन तीनों ही वात पित्त कफ के कारण सम अग्नि होती है। विषम अग्नि का मतलब होता है इररेगुलर डाइजेशन, कभी तो डाइजेशन हो रहा होगा, कभी नहीं हो रहा होगा। और पित्त के कारण क्या होता है, पेनिट्रेटिंग, मतलब इजीली डाइजेशन, अच्छा डाइजेशन होता है पित्त के कारण, पित्त के कारण। ठीक है, अगला आता है कफ के कारण, क्या होता है, स्लो डाइजेशन होता है, डाइजेशन नहीं होता। लेकिन अगर वात पित्त कफ की बात करें तो क्या होता है, सम डाइजेशन होता है, मतलब नॉर्मल डाइजेशन होता है। बात समझ आ रही है। इसी प्रकार से जो कोष्ठ है, कोष्ठ क्या होता है, कोष्ठ जैसे कि हमारा अमाशय हो गया, अग्नाशय हो गया, पक्वाशय हो गया, मूत्राशय हो गया, रुद्राशय हो गया, मतलब लीवर स्प्लीन हृदय हो गया, इन सबको जो है कोष्ठ नाम से ही जाना जाता है। अभी जो कोष्ठ होता है इसके भेद भी वात पित्त कफ के आधार पर बताए गए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वात के कारण जो कोष्ठ होता है वो होता है क्रूर कोष्ठ। पित्त के कारण जो कोष्ठ होता है वो होता है मृदु कोष्ठ। और कफ के कारण जो कोष्ठ होता है उसे हम बोलते हैं मध्य कोष्ठ। ठीक है, ये तुम्हें याद रखना है एज इट इज। बस आज की वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। अब तुम्हारा यहाँ पर पेपर वन का आयुर्वेदिक पोर्शन पूरा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब मैं पेपर वन का मॉडर्न का लेक्चर स्टार्ट करूंगा मंडे से। ठीक है, स्टे ट्यून्ड रहे मेरे साथ। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, अपनी प्रॉब्लम मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना, और अगर मेरे चैनल पर अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।